हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। हमारी देश की सरकार द्वारा डिफेंस, पुलिस, जुडिशरी, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा खर्च हमारे टैक्स के जरिए किया जा पाता है। टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हाउसेस आर बेसिकली एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्पेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, एंड अ फेलियर टू पे, evasion or resistance to taxation is punishable by law. किसको और कितना टैक्स देना है, कब और कैसे, साथ ही कहां-कहां मिल सकता है आपको टैक्स रिबेट या रिलैक्सेशन, इसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच आज जुड़ी हैं अ यंग, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड सीएस निकिता शेखर। Thank you, Tanvi. She has been practicing for over 7 years now, and at a such young age, she has helped almost 100 entrepreneurs in their endeavor. We are so happy to have you on our show. Looking forward for your insight on the topic. Welcome, Nikita. Thank you, Tanvi. निकिता, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे टैक्स ब्रैकेट में कौन-कौन लोग आते हैं, मींस कौन एक ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जिसे टैक्स देना चाहिए? Tanvi, first of all, I would like to thank you for the opportunity. अभी आपने जो बहुत रिलेवेंट टाइम है उसके हिसाब से सवाल पूछा है, क्योंकि अभी सारे लोग अपने टैक्स फाइलिंग की तरफ ही वर्क कर रहे हैं। तो स्पेशली वैसे लोग जिनका ये फर्स्ट ईयर है, जो पहली बार फाइल करना चाहते हैं, या फिर वो पहले किसी और से करवा रहे थे, किसी प्रोफेशनल से करवा रहे थे और अब खुद करना चाहते हैं, तो उनके लिए आई थिंक इंफॉर्मेशन काफी बेनिफिशियल होगा। तो तन्वी, ऐसे तो हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट हमारी एक टैक्स ब्रैकेट बनाती है, एक टैक्स, जिसको हम लोग टैक्स स्लैब बोलते हैं। वो हमारा स्लैब चेंज होता है, कभी हमारा जो रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी है वो चेंज होती है। अदर देन दैट, ये समझना जरूरी है कि रिटर्न किसको डालना चाहिए। तो ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जो अर्न कर रहे हैं, कहीं किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से अर्न कर रहे हैं, देखिए हमारा जो इनकम का जो तरीका है वो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कुछ लोग सैलरी से कमाते हैं, कुछ लोग बिजनेस से कमाते हैं, कुछ शेयर मार्केट में काम करके कमाते हैं, कुछ लोग इधर उधर का काम जैसे छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज करके कमाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप बोल सकते हैं इनकम सोर्सेज के हिसाब से टैक्स का जो सेक्टर है वो डिवाइडेड है इन सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। जब रिटर्न डालने की बात आती है तो रिटर्न उस हर इंडिविजुअल को या पर्सन को या लीगल पर्सन को डालना चाहिए जो कि किसी भी सोर्स से इनकम कमा रहे हैं, वेदर और नॉट उनकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में फॉल करती है। अच्छा, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप रिटर्न डालते हैं तो आपको उसके कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इवेंचुअली जब आप कमाना शुरू करते हैं तो इवेंचुअली आपको चाहिए होता है कि आपको अपना घर बनाना है या कार लेनी है, तो उस टाइम लोन के लिए अप्रोच करना पड़ता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक। तो उस टाइम जो एक कंपलसरी पेपर जो आपसे मांगा जाता है दैट इज एटलीस्ट अ 3 year रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो अगर आप रिटर्न नहीं डालते आ रहे होंगे जस्ट बिकॉज आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं फॉल करते हैं, तो आप जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आप मिस कर जाएंगे, और इस डॉक्यूमेंट के बिना किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी आपसे पास्ट इनकम टैक्स रिकॉर्ड, रिटर्न का रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना रिटर्न डालें वेदर और नॉट आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं। जी। जो भी अगर इनकम अर्न कर रहे हैं किसी भी सोर्स से कर रहे हो, वो अपने सोर्स के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट का फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए अपना रिटर्न जरूर डालें। अगर टैक्सेबिलिटी बनती है तो टैक्स डिपॉजिट करें, अगर नहीं बनती है तो भी आप अपना रिटर्न जरूर डालें। जी, अभी निकिता बता रही थी टैक्सेबिलिटी के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो एक इंडिविजुअल जिसे सैलरी मिल रहा हो उसके लिए एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से उसकी सैलरी स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स उसे पे करना पड़ता है? अभी जो नई गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से आप हमें बता सकें। देखिए जो टैक्स स्लैब होता है, जैसे मैंने पहले बोला, हर फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में आपको गवर्नमेंट एक स्लैब
प्रिस्क्राइब करती है, जिसमें कि टैक्स का ब्रैकेट और उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट्स को वो डिफाइन करते हैं। तो ये हर फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंज होता है, ठीक है। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसकी हम लोग अभी फाइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो टैक्सेबिलिटी है वो एक नया चीज जो इस साल जो अभी शुरू किया गया है वो है एक न्यू टैक्स रिजीम, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप समझिए कि दो तरह का टैक्स रिजीम है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसमें कि आप एग्जेम्पशंस जो आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया, एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है न्यू टैक्स रिजीम का, जिसमें कि आप सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को छोड़ सकते हैं और अपनी जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है उसके हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हैं। निकिता जी, मैं आपसे यहीं पे समझना चाहूंगी, ये दोनों रिजीम में क्या डिफरेंस है? आप जैसे बता रही हैं कि एक न्यू रिजीम आया है, ये क्या है, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं बेहतर तरीके से समझना चाहूंगी। तन्वी, इस फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिजीम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है ओल्ड टैक्स रिजीम, जो हम लोग इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप एग्जेम्पशंस क्लेम करते हुए अपना टैक्स पे कर सकते हैं, और न्यू टैक्स रिजीम में आप एग्जेम्पशंस को क्लेम करने का राइट जो है वो वेव करके जो आपका टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन आती है कि अगर एग्जेम्पशन क्लेम ही नहीं कर सकते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम को क्यों फॉलो करें। तो देखिए, वैसे तो हर इंडिविजुअल को अपना कैलकुलेशन करना चाहिए कि उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, क्योंकि वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना डिडक्शन या एग्जेम्पशंस क्लेम करते आ रहे हैं और कितनी उनकी है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, राइट। Suppose somebody is taking full deductions and exemptions in his salary, तो मे बी उनके लिए रिजीम ही सही है, राइट। पर कोई ऐसा है जो कि सपोज उसने कोई पॉलिसी ही नहीं ले रखी है, कुछ एग्जेम्पशन उनको वैसे भी नहीं मिल रहा था, तो उन वैसे लोगों के लिए मे बी न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग स्लैब की बात करें तो एग्जिस्टिंग स्लैब में ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका अप टू 2.5 लाख तक की सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्सेबिलिटी। 2.5 से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख तक एग्जेम्पशन मिला हुआ है फॉर नो टैक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो टैक्स ब्रैकेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो एवरी इंडिविजुअल शुड कैलकुलेट देयर टैक्स इन द न्यू एंड द ओल्ड रिजीम, और उनके लिए जो बेनिफिशियल हो ज्यादा, जहाँ पे वो ज्यादा सेव कर पाते हैं, उस टैक्स रिजीम को उनको फॉलो करना चाहिए। ऑन अ जनरल लेवल वी सजेस्ट जिनकी सैलरी मॉडरेट है और वो फुल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो उनके लिए ओल्ड रिजीम इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन न्यू रिजीम। और वैसे जो कि जिनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जो जिनका कोई क्लेम ही नहीं है, कोई डिडक्शंस ही नहीं है, तो वो नए टैक्स रिजीम को फॉलो, और मॉडरेट सैलरी है उनकी, तो वो न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा निकिता, यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने बताया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर 2.5 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होती है तो वो टैक्सेबल इनकम हो जाता है। ये जो एक चार्ट होता है, ये एक डेटा होता है जो मुझे लगता है कोई नया भी जो इंडिविजुअल है जिसने इनकम अर्न करना शुरू किया है, उसे ये जानना जरूरी होता है। ये एक ऑफिशियल डेटा कहाँ से अवेल कर सकता है? कोई कैसे जान सकता है कि किस टैक्स स्लैब के अंदर वो अगर फॉल करता है तो उसे कितना टैक्स देना होगा? देखिए, अभी तो इंटरनेट का टाइम है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, ट्विटर हैंडल पर आप ऐसे भी ये सारे स्लैब्स चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट, जो पॉपुलर टैक्स प्लानिंग साइट्स है वहां पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, आप नॉर्मली भी सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, अभी आई थिंक न्यूज में सब लोग देख रहे हैं कि इनकम टैक्स के साइड पे काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो मे बी सम ऑफ us are aware and some of us are not aware। एक्चुअली वो इसीलिए क्योंकि पहले जो वेबसाइट मैनेज कर रही थी जो कंपनी, अब वो नहीं मैनेज कर रहे हैं। देयर इज अ होल न्यू सेट ऑफ पीपल हु आर मैनेजिंग द वेबसाइट। तो जो इनिशियली और द मोर नोन वेबसाइट थी इनकम टैक्स ई फाइलिंग, वो साइट अब क्लोज हो चुकी है, तो उस साइट पर आपको हो सकता है आपके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना मिले, एंड डेफिनेटली उस साइट तो आप टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए बिल्कुल एक नया साइट प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि अभी स्टिल मेकिंग में है, मतलब पूरी तरह से ये द साइट इज नॉट फंक्शनल येट। तो
however it is the official website of income tax, which is incometax.gov.in. यहाँ पर आप इनकम टैक्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और आप इनफैक्ट जो पुरानी हमारी वेबसाइट थी इनकम टैक्स से, उससे हटकर ये वेबसाइट क्रिएटेड विद द विजन कि ये मोर एंड मोर यूजर फ्रेंडली हो। हमारे गवर्नमेंट का विजन है कि जो इनकम टैक्स जब रिटर्न डालना होता है, जो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग फील करते हैं, उसको इजी किया जाए। तो इसके लिए नया पोर्टल इज डिजाइन एज सच कि कोई भी न्यू इंडिविजुअल उसको पढ़कर इजीली अपना रिटर्न डाल सकता है। सेल्फ हेल्प एंड कस्टमर हेल्प इज इजीली अवेलेबल, दैट वाज नॉट as easily available on the older site. Now it is much easily available on the new website, जहाँ पे आप अपना queries put करके while filing return, if you have any query you can raise that query. मतलब आप अगर आप सीधा सीधा रिटर्न डालते हैं तो you don't really need the help of a professional. आप खुद भी पढ़कर डाल सकते हैं। The site has become more user friendly और वहां पर आपको आपके अपने आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करके आप अपना रिटर्न डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो द साइट इज मच मोर यूजर फ्रेंडली नाउ। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग भी पहली बार अपना रिटर्न डाल रहे हैं वो डेफिनेटली साइट को एक बार विजिट करें। एंड बिलीव मी द साइट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। आप पढ़ के आसानी से अपना रिटर्न डाल सकते हैं, unless it is a complicated return or a return that needs to be audited. आप अपना रिटर्न खुद से भी, स्पेशली सैलरीड लोग हैं, वो लोग आसानी से बिना किसी प्रोफेशनल के हेल्प से अपना रिटर्न डाल सकते हैं। जी जी निकिता जी, ये तो आपने बताया ऑनलाइन मोड के माध्यम से अगर हम आईटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उसके लिए भी ये साइट अवेलेबल है। वहीं आईटी रिटर्न में जैसा आप बता रही थी कि काफी ज्यादा मुश्किलें हमेशा से लोगों को आती रही हैं, कुछ लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, कुछ के लिए बिल्कुल नया होता है। तो ऐसे में ऑनलाइन माध्यम आपने बता दिया कि अब शायद ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो चुका है। ऑफलाइन मोड से भी इसे फाइल किया जा सकता है, क्या वो प्रोसेस लोगों के लिए कन्वीनियंट है? अब देखिए ऑफलाइन फाइलिंग इज नो मोर अलाउड। अब आपको जब रिटर्न डालना है तो आपको ऑनलाइन ही अपना रिटर्न डालना है, राइट? हाँ, और आपको डालने के लिए इट इज देयर इज एन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर दिस। अदरवाइज जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स जो कि रेगुलरली क्लाइंट्स का डालते रिटर्न, हमारे लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसको आप परचेज करके आप उसके थ्रू भी रिटर्न डाल सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसके थ्रू आपको एक रफ पिक्चर मिल सकता है कि आपको रिटर्न कैसे प्लान करना है, कैसे डालना है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड अवेलेबल है। जी जी निकिता जी, आप इससे पहले बता रही थी हमें कि जब न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में, तो आपने बताया था कि कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस जो होते हैं वो सभी इंडिविजुअल होते हैं, वो फाइलिंग के समय अपना बताते हैं या अपना मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स रिबेट के लिए वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टैक्स को थोड़ा सा बचा सकते हैं? तन्वी, ये एक्चुअली थोड़ा सा ब्रॉडर टॉपिक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी। बिल्कुल। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इफ यू व्हाट इज योर सैलरी एंड व्हाट इज योर ऑप्टिमाइज्ड सैलरी, राइट? तो आप डेफिनेटली अपना जो सैलरी है उसको इस तरह से प्लान कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, राइट? तो अगर आप डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस की बात करें तो सैलरी जो है हमारी उसको उस पर टैक्स नहीं होता है, राइट? हमारा जो टैक्स है वो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम पर लगता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल है जो 5 लाख रुपीज अपनी सैलरी से कमा रहा है एंड 2 लाख उसे एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है? तो उसकी नेट इनकम हो गई 7 लाख रुपीज। बट जो 2 लाख वो एग्रीकल्चर से कमा रहा है, इट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। तो एक्चुअली जो उसकी टैक्सेबल इनकम है दैट इज ओनली 5 लाख रुपीज, ठीक है? तो अपनी अपनी इनकम को हम लोग इस तरह से कोई भी एक इंडिविजुअल चाहे तो अपनी इनकम को इस तरह से प्लान कर सकता है कि उसे मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स मिल सके। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आप हमें पिन पॉइंट करके बता सकती हैं जहां जहां हम इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और हमें टैक्स रिबेट भी मिल जाएगा? जी, देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी है उसमें से जब आप एग्जेम्पशंस निकाल देते हैं तो आपको मिलता है टैक्सेबल इनकम, ठीक है? और उस टैक्सेबल इनकम से जब आप डिडक्शंस निकाल देते हैं
तो आपको मिल जाता है नेट टैक्सेबल इनकम, और जो हमारा टैक्स लगता है वो नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही लगता है, राइट। तो अभी एग्जेम्पशंस क्या है एंड डिडक्शंस क्या है, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए सैलरी कंपोनेंट पर हमें ध्यान देना होगा। किसी को कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनके सैलरी में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एडअप होकर उनकी सैलरी बनती है जी। तो जो बेसिक 2-3 सैलरी कंपोनेंट जो कि हर एम्प्लॉय को मिलता है, मैं उनके बारे में अभी डिस्कस करूंगी ताकि वो उस पे जो वो मैक्सिमम क्लेम ले सकते हैं वो समझ सकें, जी जी। राइट। तो पहला जो कंपोनेंट हमारे सैलरी का होता है वो होता है बेसिक पे, ठीक है, एंड इट इज एटलीस्ट 50% ऑफ आवर टोटल सैलरी, ठीक है। तो जो बेसिक पे हमारा होता है, हमारी सैलरी अगर 5 लाख रुपए है तो उसमें कम से कम 2,50,000 रुपए जो है वो आपके बेसिक पे का पार्ट होता है। उसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। तो आपका जो बेसिक पे है और डियरनेस अलाउंस है, इस पर आप कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते हैं, राइट। जो थर्ड कंपोनेंट आपका होता है वो जनरली जो कि हर एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है, दैट इज HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अब हाउस रेंट अलाउंस पे आप कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको 3 कैलकुलेशन करने होंगे। पहला कि एक्चुअल HRA आपको क्या मिलता है आपकी कंपनी से, ठीक है। दूसरा, आपकी बेसिक पे का 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो, और 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वो अमाउंट क्या है उसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और तीसरा जो कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना है वो है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, राइट। इन तीनों कंपोनेंट में जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा दैट यू कैन क्लेम एज योर HRA एग्जेम्पशन, ओके। ठीक है। अब आप ये समझने वाली चीज है कि अगर आपका बेसिक पे कम है तो उसका 10% ऑब्वियसली कम होगा। तो जब आप रेंट में से वो 10% अमाउंट माइनस करेंगे तो अमाउंट अच्छा अमाउंट आएगा। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप अपने बेसिक पे को और HRA को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि दोनों तरीके से दोनों को एडजस्ट करके आप एक ऑप्टिमाइज्ड सैलरी निकाल सकते हैं जहाँ पे आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा एक्सेल टूल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है जहाँ पे आप आपकी टोटल सैलरी में से कितना पार्ट बेसिक होना चाहिए और कितना HRA होना चाहिए टू अवेल मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। आप इजीली उन एक्सेल शीट्स को, उन एक्सेल टूल्स को यूज करके इन दोनों का बाइफर्केशन निकाल सकते हैं। ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टोटल 5 लाख रुपीज मिलता है एज सैलरी तो उसमें से कितना बेसिक होना चाहिए और कितना HRA होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ठीक है। दूसरा जो एग्जेम्पशन अलाउड है जो कि हम लोग बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि इंडिया में लोग, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर रिलैक्स्ड और इन अ हायर टैक्स ब्रैकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास पीपल। हम लोग जल्दी इस बेनिफिट को नहीं ले पाते हैं, दैट इज लीव ट्रैवल अलाउंस। तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड 4 इयर्स का ब्लॉक है जिसमें से उस 4 ईयर ब्लॉक में आप कोई भी 2 ट्रिप के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस को आप क्लेम कर सकते हैं। अभी जो करंट हमारा टैक्स ब्लॉक चल रहा है जिसमें आप लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं वो 2018 टू 2021 का स्लैब चल रहा है। इट इज ऑलवेज गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब इट आवरसेल्व्स, ये हमेशा गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है। तो जो पहला स्लैब चल रहा है, अभी जो करंट स्लैब चल रहा है दैट इज 2018 टू 2021, यानी 2018 से 2021 के बीच में आपने अगर कभी भी 2 बार ट्रैवल किया है कहीं पर तो उसमें हुए एक्सपेंसेस को आप एज डिडक्शन एज एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जेम्पशन क्लेम करने का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपने जो एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका होटल स्टे का एक्सपेंसेस, आपके शॉपिंग का एक्सपेंसेस, नहीं, एक्चुअली जो आपकी टिकट परचेजिंग कॉस्ट रही है या जो आपने एक्चुअल ट्रैवलिंग में जो एक्सपेंसेस किए हैं उनको आप सैलरी में से एज एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये तो एक दूसरा आपको ऑप्शन मिल गया। मतलब आप 4 साल के स्लैब में कोई भी 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अपनी फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसको आप एज एग्जेम्पशन अपने सैलरी से क्लेम कर सकते हैं। ये हम लोग जनरली मिस कर देते हैं, घूमने नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो क्लेम नहीं करते, बट आप समझिए कि
आप अगर 4 साल में 2 बार घूमना इज नॉट अ बिग डील, एंड इनफैक्ट उतना ब्रेक तो सबको चाहिए होता है, फैमिली को भी चाहिए होता है। तो आप डेफिनेटली साल में 4 साल के पीरियड में 2 बार जरूर अपनी फैमिली को लेकर जाएं, घूमने को जाएं, और वहां पे जो एक्सपेंसेस होती है, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपकी हुई है ट्रैवलिंग में, एयर में या ट्रेन टिकट्स में, उसको आप प्रोड्यूस करके अपने एम्प्लॉयर के पास उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या फिर उनके हॉस्टल स्टे का खर्चा, वो आप एग्जेम्पशन अप टू ₹9600 पर एनम क्लेम कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, बट वो ऐसा ही हुआ ना कि आपको मिल रहे हैं और आपने नहीं लिया, तो पैसे मिल रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि ठीक है, अगर आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है, ₹9600 का ही मिल रहा है, तो आप ले लीजिए, उसमें कुछ नुकसान तो है नहीं, राइट। तो एक वो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज एग्जेम्पशन। और चौथा जो छोटा मोटा एग्जेम्पशन हमें अवेलेबल है, वो रिम्बर्समेंट है। अभी सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। तो अभी क्या है, वी आर यूजिंग आवर ओन इंटरनेट फैसिलिटीज एंड ओन वाईफाई कनेक्शंस। हमने हाई स्पीड इंटरनेट या हाई स्पीड वाईफाई लगाया हुआ है, और हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो या फिर सपोज आपने मोबाइल ले रखा है जो कि आप ऑफिस के कॉल्स अटेंड करने के लिए यूज करते हैं, उसका बिल्स आप अभी आप पे कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्स को, इंटरनेट के बिल्स को, टेलीफोन के बिल्स को आप रिड्यूस करके इसके ऊपर रिम्बर्समेंट अगर क्लेम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें से वो वहां पे भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टोटल सैलरी माइनस एग्जेम्पशन हो गया। नाउ वी हैव टैक्सेबल इनकम। ठीक है। अब इस टैक्सेबल इनकम से वी कैन रिड्यूस द डिडक्शंस, एंड वंस वी रिड्यूस द डिडक्शन वील गेट अ नेट टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है। ठीक है। डिडक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला एंड मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन जो कि हर कोई जानता है, वेदर और नॉट दे आर पेइंग टैक्सेस, इज द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपने पीपीएफ ले रखा है, तो ये सारा जो आपने एक्सपेंसेस, आई मीन इन्वेस्टमेंट्स आपने किया है, इसमें आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आप एग्जेम्पशन अप टू ₹1,50,000 क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, हमें 1,50,000 तक ही एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो आई स्पेंड ओनली 1,50,000। पर आप ऐसा ना सोचें कि आपको डिडक्शन क्या मिल रहा है। आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में भी सोचें। जब आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में भी सोचें, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपको इनकम अगर चाहिए कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना रहे, तो अभी जो आप इन सारे सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट एक्चुअली bears you fruit after retirement. So don't concentrate on the fact that only 1,50,000 is exempt, so I'll invest only 1,50,000. आप अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान कीजिए और उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने से ज्यादा आपके पास मान लीजिए कैश इन हैंड इतना है कि आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देगा। ठीक है। तो वो जरूर करना चाहिए। उसके अलावा आपको एनपीएस में आप एडिशनल ₹50,000 क्लेम कर सकते हैं। अभी एनपीएस का फुल फॉर्म बता देंगे? नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके अप टू ₹50,000 एडिशनल क्लेम ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो अभी काफी पॉपुलर हो गया है, जिसके बारे में अवेयरनेस तो आई वोंट से कि नहीं थी, अवेयरनेस तो थी बट लोग उतना करते नहीं थे, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। वी वर नॉट रियली कॉन्शियस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पर कोरोना का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है दैट नाउ एवरीबडी इज एक्चुअली कॉन्शियस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करें, दैट मीन्स यू, योर स्पाउस एंड योर चाइल्ड, तो आप अप टू ₹25,000 सॉरी, अप टू ₹25,000 एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं जिसमें कि कोई एक सीनियर सिटीजन भी है, तो दैट अमाउंट कैन बी अप टू ₹50,000। तो सपोज आपने भी इंश्योरेंस किया हुआ है, आप अपना मतलब आपने अपना, अपने स्पाउस का और आपके बच्चे का आपने इंश्योरेंस किया है, उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो टोटल एग्जेम्पशन अमाउंट जो हो जाता है वो ₹75,000 हो जाता है। 25,000 आपका एंड ₹50,000 आपके पेरेंट्स का, तो अप टू ₹75,000 आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी एक्चुअली अलग अलग ब्रैकेट है विच गोज अप टू ₹1,25,000। अगर सपोज कोई आपके पास, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो कि डिसेबल्ड है, ठीक है, तो उसके उनकी डिसेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से भी दिस अमाउंट कैन बी इंक्रीज, दिस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दैट इज डिडक्टेबल
आप दैट कैन वेरी अप टू ₹1,25,000। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो वहां पर भी आप 5,000 रुपए डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, जैसे कि होम लोन ले रखा है या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, तो इस पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उसको आप एज एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो अप टू 8 ईयर्स का है। और अगर आपकी पहली खत्म हो गई आपकी जो लोन की पीरियड है, तो फिर वो मतलब आइदर द एंड ऑफ योर लोन पीरियड और अप टू 6 ईयर्स आप ये क्लेम 8 ईयर्स आप ये क्लेम कर सकते हैं। सपोज अगर किसी की पढ़ाई सपोज 8 साल से ज्यादा चल रही है तो वो क्लेम सिर्फ 8 साल तक ही कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आप एज एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे आपको डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल है आपकी सैलरी में से, जिसको क्लेम करके आप अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज करते हुए नेट टैक्सेबल इनकम पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 भी मिलता है गवर्नमेंट के एंड से। तन्वी, देखिए ऐसे तो मल्टीपल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हमारे पास अवेलेबल है और इन सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया का टैक्स रिजीम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल और लोगों की पर्सनालिटी और जो अर्निंग का जो तरीका है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। हाँ, सबका अलग अलग है। मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे जैसे वो हम बोलते हैं ना कि चेंज हो जाता है लाइफस्टाइल, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली है। बट आप अगर समझना चाहें जो टैक्सेबिलिटी आपके ऊपर है, आपको सारा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा इनकम टैक्स समझने की जरूरत नहीं है। बट आप जिस सोर्स से इनकम कमाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 5 मोस्टली ब्रैकेट मतलब टाइप ऑफ इनकम है, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्स, कैपिटल गेन। ये जो हमारा अलग अलग सेक्टर है इनकम, अलग अलग कैटेगरी है इनकम की, तो आपके ऊपर आप जिस तरह का इनकम कमाते हैं उससे रिलेटेड जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है उसके बारे में पढ़िए, जानकारी कलेक्ट कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल का हेल्प भी ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे इनकम टैक्स वेबसाइट पे भी अब इट इज वेरी प्रॉपरली अवेलेबल। आप जिस सेक्टर में फॉल करते हैं उस सेक्टर के हिसाब से इंफॉर्मेशन हैज बीन कैटेगराइज्ड ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी सैलरी को या इनकम को ऑप्टिमाइज करके एक प्रॉपर नेट टैक्सेबल इनकम पे पहुंच सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा सैलरी कंपोनेंट हम नहीं डिसाइड करते, हमारा एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। मतलब हमें कितना एचआर मिलना चाहिए, कितना एलटीए मिलना चाहिए, हमारा एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। तो देखिए, आपका एम्प्लॉयर तो डेफिनेटली डिसाइड करता है, पर अगर उसे उतना ही अमाउंट टोटल में पे करना है तो आप अपने कंपोनेंट्स में चेंजेस करवा कर जिससे आपको टैक्सेबल बेनिफिट हो वो आप कर सकते हैं। एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से या अपने एचआर से बात करने के लिए कि आप ठीक है 5 लाख ही पे करने वाले हैं, पर आप इसको इस कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड कर दीजिए ताकि हमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल सके। जी। बात करके डेफिनेटली उसको सेट करवा सकते हैं। जी निकिता जी, इसके अलावा एक और टर्म हम काफी ज्यादा सुनते हैं जब हम इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें करते हैं, टीडीएस। तो टीडीएस के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली हमें बता पाएंगे? देखिए, टीडीएस एक्चुअली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप कहीं पर काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयर को पता होता है कि आपकी एनुअल सैलरी क्या होने वाली है। अकॉर्डिंगली अगर आपकी एनुअल सैलरी टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल इनकम के ब्रैकेट में फॉल करती है तो वो क्या करते हैं कि जो नेट टैक्सेबल अमाउंट मतलब आपका जो नेट टैक्स पेबल होना है साल के अंत में उसको वो कैलकुलेट करके उसको मंथ वाइज मतलब हर महीने के हिसाब से उसको 12 हिस्सों में बांट देते हैं और उतना अमाउंट वो हर महीने आपके सैलरी में से डिडक्ट कर लेते हैं और उसको करवा। ठीक है, तो टीडीएस इज जस्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दैट मींस द अमाउंट that we are supposed to pay while filing a return, it is already deducted from our salary। तो जब आप रिटर्न डालते हैं तो समटाइम्स अगर आपने एक्सेस टैक्स पे किया हुआ होता है तो वो आपको रिफंड मिल जाता है रिटर्न डालने की वजह से। इसलिए भी रिटर्न डालना इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया कुछ पर आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया नहीं कि आपने ये सारे इन्वेस्टमेंट या फिर ये सारा डिडक्शन क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल है। सपोज आपने इंफॉर्मेशन उनके साथ नहीं शेयर की
तो वो अपने हिसाब से जो उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको वो 12 पार्ट्स में डिवाइड करके टीडीएस डिडक्ट कर देते हैं हर महीने। फिर जब आप अपना रिटर्न डालते हैं उस टाइम आप वो सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं डिस्क्लोज किए थे वो जब आप क्लेम करते हैं तो आपकी नेट टैक्स अमाउंट में कमी आ जाती है। जी अब जी। चूंकि आपने ज्यादा टैक्स पे किया हुआ है तो आपने जो एक्सेस पे किया हुआ आप एज रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके। जी। तो वो टीडीएस का मतलब बस इतना ही है कि आपने जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरे ईयर में बनती, सपोज अगर आपकी पूरी ईयर लाइबिलिटी 12,000 बनती फॉर एग्जाम्पल, और आपको साल के अंत में रिटर्न डालने टाइम 12,000 पे करना पड़ता, तो हो सकता है आप सोचते कि अमाउंट बहुत बड़ा है, और यही अमाउंट 12,000 अगर हर महीने हजार रुपए के हिसाब से आपके सैलरी से डिडक्ट हो रहा है तो आपको भी बर्डन उतना नहीं फील होता है। ओके। तो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है ताकि वो जब आप टैक्स पे करने के टाइम पे आपके पास वो बड़ा अमाउंट एक बार में ना डिडक्ट हो जाए जिससे आपका पूरा टैक्स प्लानिंग और बजट प्लानिंग गड़बड़ हो जाए, तो वो आपके एम्प्लॉयर आपकी सहूलियत के लिए आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच निकिता, आपने काफी सिंपल लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को बताया कि इनकम टैक्स क्या है, टैक्स स्लैब क्या है और कहां पर वो अपने इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं, किस किस तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिडक्शंस हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सारे इश्यूज होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच निकिता। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा आज का यह कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल एंकर तन्वी सिन्हा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।